नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में एक इंदरगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला नाथूराम जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। वह मेहनत मजदूरी करके इतने पैसे जरूर कमा लिया करता था कि जिससे उसके घर का गुजारा ठीक ठाक तरीके से चल जाया करता था। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद नाथूराम को शराब पीने की लत पड़ जाती है। अब नाथूराम जितने पैसे मजदूरी करके कमाया करता था, उन सारे पैसों की वो शराब पी जाया करता था। नाथूराम एक ऐसा व्यक्ति बन चुका होता है कि जो कि शराब के लिए अपना ज़मीर तक बेचने पर उतारू हो जाता है। वह शराब पीने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी भी हद तक वो नीचे गिर सकता था। अब नाथूराम के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कांता देवी होता है। कांता देवी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। वह अपने घर के कामकाज किया करती थी और अपने पति की सारी बातों को भी मान लिया करती थी। पति शराबी ज़रूर होता है, फिर भी कांता देवी अपने पति को एक परमेश्वर की तरह मानती थी। अब इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम तान्या होता है। तान्या जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। वह एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करती थी। बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़की होती है। पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार लड़की होती है। और इस तरीके से अब इस परिवार के अंदर दो बड़ी-बड़ी घटनाएँ होने वाली थी, जिसके बारे में ना तो कांता देवी जानती थी और ना ही कांता देवी की बेटी तान्या जानती थी। क्योंकि ये नाथूराम अपने ही परिवार के दोनों सदस्यों के साथ बड़ी-बड़ी 2 घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। थोड़ा-सा वक़्त गुज़र जाता है और एक तारीख आ जाती है 8 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। बेटी तान्या अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और घर पर नाथूराम और नाथूराम की पत्नी कांता देवी दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। कांता देवी अपने पति को समझा रही होती है। कांता कहने लगती है कि देखो, अब तो तुम जितनी भी मजदूरी करते हो, उन सारी मजदूरी के पैसों की तुम शराब पी जाते हो। इस शराब की लत को छोड़ दो। लेकिन आज जो नाथूराम होता है वो अपनी पत्नी को कहने लगता है कि देखो कांता, हमारी बेटी तान्या अब बड़ी हो गई है। 2-4 साल गुजरने के बाद हमें उसकी शादी भी करनी है और शादी में हमें अच्छा खासा दहेज भी देना पड़ेगा। लेकिन हमारा घर जो है बहुत ही गरीब है। हमारे घर में इतनी गरीबी है कि हम 3 वक़्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। जो पत्नी कांता होती है वह अपने पति की सारी बातों को लगातार अच्छे तरीके से सुन रही होती है। लेकिन जब नाथूराम कहने लगता है कि मैं जब मेहनत मजदूरी करता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दो। कांता देवी जैसे ही अपने पति की इस बात को सुनती है, तो तुरंत मान जाती है। कहने लगती है कि चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि आगे बेटी बड़ी हो रही है, जवान हो रही है। हम दोनों को मिलकर उसकी धूमधाम से भविष्य में शादी भी करनी है। और इस तरह से जैसे ही दोनों पति-पत्नी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और इसके बाद कांता देवी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। कांता देवी देखती है कि उसके घर के सामने एक रतन नाम का मिस्त्री खड़ा होता है। रतन मिस्त्री जो कि मकान बनाने का काम किया करता था। वह लोगों के घर बनाया करता था, आलीशान अच्छे-अच्छे बंगले बनाया करता था। अब रतन सिंह की जैसे ही नज़र कांता देवी पर पड़ती है, तो कांता देवी की खूबसूरती को देखकर रतन सिंह की नीयत में कमी आ जाती है। रतन सिंह इस महिला की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ लगातार देखता चला जाता है। रतन सिंह मिस्त्री अपने मन में सोचने लगता है कि नाथूराम की पत्नी कांता देवी देखने में बहुत ही खूबसूरत महिला है, क्यों ना इसको हासिल कर लिया जाए। और इस तरह से रतन सिंह अब अपने मन में ठान चुका होता है कि किसी न किसी तरीके से अब इस कांता को हासिल करना है। उसी समय कांता अब इस रतन मिस्त्री को पूछने लगती है कि भाई साहब, तुम्हें काम क्या है? तभी रतन कहने लगता है कि मैं गांव के सरपंच दिलावर सिंह के नए घर बनाने का काम कर रहा हूं। मुझे 2 मजदूरों की सख्त जरूरत है और मैं तुम्हारे पति नाथूराम से मिलने आया हूं। इसके बाद कांता देवी इस रतन मिस्त्री को अपने घर के अंदर ले आती है और फिर इसके बाद जो मिस्त्री रतन सिंह होता है नाथूराम से बैठकर बातचीत करने लगता है। नाथूराम को कहता है कि सरपंच दिलावर का हमें नया घर बनाना है और उसके काम के लिए मुझे 2 मजदूरों की ज़रूरत है। नाथूराम खुश होकर इस मिस्त्री रतन को कहता है कि हम 2 मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों मजदूरी करेंगे। और इस तरह से रतन सिंह कहने लगता है कि चलो, इसी समय तुम्हें सरपंच दिलावर के घर पर चलना है और मेरे साथ मेहनत मजदूरी का काम करना है। और इस तरीके से अब रतन सिंह इन दोनों पति पत्नी को लेकर सरपंच दिलावर के घर पर चला जाता है। वहाँ पर सरपंच दिलावर सिंह का नया घर बन रहा होता है और इस तरीके से रतन सिंह, साथ में नाथूराम और नाथूराम की पत्नी कांता देवी, ये तीनों मेहनत मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। शाम तक मेहनत मजदूरी का काम किया जाता है। जैसे ही शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो रतन सिंह अब नाथूराम को कहने लगता है कि नाथूराम, अब शाम हो चुकी है, तुम पति पत्नी दोनों अपने घर पर जा सकते हो।
लेकिन उसी समय वहां पर दिलावर सरपंच पहुंच जाता है और दिलावर सरपंच की नजर जैसे ही नाथूराम की पत्नी कांता देवी पर पड़ती है तो कांता की खूबसूरती को देखकर अब इस दिलावर सरपंच की नीयत में कमी आ जाती है। दिलावर सरपंच इस कांता देवी को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगता है। कांता देवी उसके मन में बस चुकी होती है। दिलावर सरपंच अब इस बात को सोचने लग जाता है कि महिला तो काफी खूबसूरत है, क्यों ना आज की रात इसके साथ गुजार ली जाए। दिलावर सरपंच नाथूराम के बारे में अच्छे तरीके से जानता था। नाथूराम एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो शराब को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, वह किसी भी हद तक नीचे गुजर सकता था। और इस तरह से अब जो सरपंच दिलावर होता है नाथूराम को आवाज लगाता है, नाथूराम को एकांत स्थान पर ले जाता है और कहने लगता है कि देखो, आज तुम्हारी पत्नी कांता देवी यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आई है। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10,000 रुपये दे सकता हूँ और ये शराब की 2 बोतलें भी तुम्हें दे सकता हूँ। जैसे ही नाथूराम अब शराब की 2 बोतलों को देखता है और 10,000 रुपयों की बात सुनता है तो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा इरादा समझ चुका हूँ। और इस तरह से अब नाथूराम का जो जमीर होता है वो बिक चुका होता है। नाथूराम की आत्मा बिल्कुल मर जाती है। नाथूराम कहने लगता है कि अगर तुम मेरी पत्नी के साथ 1 घंटे का समय गुजारना चाहते हो तो गुजार सकते हो, लेकिन पहले मुझे शराब देनी पड़ेगी और साथ में 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। सरपंच दिलावर उसी समय उसके हथेली पर 10,000 रुपये रखता है और उसके हाथ में 2 शराब की बोतल पकड़ा देता है। इसके बाद जो नाथूराम होता है अपनी पत्नी कांता देवी के पास आता है। कांता को कहने लगता है कि कांता, तुम्हें मेरे साथ सरपंच के एक कमरे में चलना पड़ेगा, वहां पर सरपंच साहब हम दोनों से कुछ बातचीत करना चाहता है। और इस तरह से कांता देवी अपने पति नाथूराम की बातों पर विश्वास करके उसके साथ सरपंच के कमरे में चली जाती है, जहां पर दिलावर सरपंच बैठकर शराब पी रहा होता है। और अब इसके बाद सरपंच दिलावर सिंह इस नाथूराम को कहने लगता है कि तुम 1 घंटे तक बैठकर मेरा जो है घर के बाहर इंतजार करो, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें आवाज लगा लूंगा। कांता देवी दोनों की बातों को सुन रही होती है। कांता देवी तुरंत समझ जाती है कि आज उसके साथ गलत काम होने वाला है। कांता देवी नाथूराम को कहने लगती है कि मैं सरपंच के यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी रुकने वाली नहीं हूँ। जैसे ही मना किया जाता है तो नाथूराम को वहां पर गुस्सा आ जाता है। नाथूराम उसी समय अपनी पत्नी को धक्का देकर कमरे के अंदर भेज देता है और फिर इसके बाद सरपंच दिलावर इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर वह इसकी पत्नी कांता देवी को घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है। और फिर सरपंच दिलावर सिंह का वो गंदा और घिनौना काम शुरू हो जाता है। सरपंच दिलावर अपनी सारी इच्छाओं को इस महिला के साथ पूरा करने लग जाता है। वह इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो कांता देवी होती है वो इस सरपंच के सामने हाथ जोड़ती रह जाती है, लेकिन सरपंच रुकने वाला नहीं होता है। सरपंच लगातार इस महिला के साथ वो गलत काम करता चला जाता है और जैसे ही सरपंच का मन भर जाता है तो इस महिला को छोड़ देता है और फिर इसके पति नाथूराम को आवाज लगाता है और नाथूराम को बचे हुए 10,000 रुपये ऊपर से और भी देता है और एक शराब की बोतल भी दे देता है। कहने लगता है कि अब तो हर दूसरे तीसरे दिन तेरी पत्नी कांता देवी मेरे घर पर पहुंचनी चाहिए। नाथूराम उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे घर मेरी पत्नी आती जाती रहेगी। कांता देवी अपने पति नाथूराम को कहती है कि तुम्हारा तो जमीर भी बिल्कुल बिक चुका है, तुम नामर्द इंसान हो, तुमने तो अपनी पत्नी को एक शराब की बोतल के लिए एक गैर मर्द के सामने मुझे सौंप दिया है। और इस तरह से अब नाथूराम अपनी पत्नी कांता देवी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। कांता देवी जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उसकी बेटी जो तान्या होती है वो घर के अंदर बैठी हुई होती है। आज कांता देवी काफी परेशान होती है और तान्या जब अपनी माँ कांता देवी की तरफ देखती है तो पूछने लगती है कि माँ, काफी परेशान हो, काफी उदास हो, ऐसी क्या बात है। तभी कांता अपनी बेटी तान्या को कहने लगती है कि बेटी, आज मेरा पहला दिन था, मैं मेहनत मजदूरी करके काफी थक गई हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी खराब है। इसके बावजूद भी कांता देवी अपनी बेटी तान्या के लिए खाना तैयार करती है, अपनी बेटी को खाना खिलाती है और अपनी बेटी को समझाने लगती है कि बेटी, इतनी ज्यादा पढ़ना लिखना कि तुम एक अच्छी ऑफिसर बन जाओ। तान्या अपनी माँ की हर बात को माना करती थी और इस तरह से बात आई गई हो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी तान्या घर से स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर स्कूल में चली जाती है। अब जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो नाथूराम अपनी पत्नी कांता देवी को कहने लगता है कि चलो सरपंच दिलावर के घर पर हमें मजदूरी करने के लिए भी जाना है। तो लेकिन इसकी पत्नी जो कांता होती है वह नाथूराम को कहने लगती है कि मैं उसके घर पर मजदूरी करने के लिए नहीं जाऊंगी और ना मैं किसी दूसरी जगह पर मजदूरी करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। नाथूराम कहने लगता है कि तुम्हें मजदूरी करने के लिए जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी पत्नी कांता देवी इसकी एक भी बात नहीं सुनती है। थक हार कर नाथूराम अपने घर से बाहर निकलता है और दिलावर सरपंच के नए घर पर चला जाता है जहां पर वो मजदूरी का काम किया करता था। रतन मिस्त्री पहले से आ चुका होता है। रतन मिस्त्री अब जैसे ही इस मजदूर नाथूराम को अकेला देखता है तो पूछने लगता है कि नाथूराम, आज तुम्हारी पत्नी कांता देवी काम पर क्यों नहीं आई है।
तभी नाथूराम इस मिस्त्री को कहने लगता है कि मेरी पत्नी की आज तबीयत खराब है, इसी वजह से वो काम पर नहीं आई है। लेकिन वो 1-2 दिन में जैसे ठीक हो जाएगी तो वो मजदूरी करने के लिए काम पे फिर से आना शुरू कर देगी। लेकिन रतन मिस्त्री भी लंगोट का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है। रतन मिस्त्री ने जो घटना कल देखी थी वो उसके सामने थी। रतन मिस्त्री जानता था कि कांता के साथ दिलावर सरपंच ने रात के समय गलत काम किया था, क्योंकि इस रतन सिंह ने सरपंच दिलावर और नाथूराम की सारी बातों को सुन लिया था। और इसके बाद रतन सिंह अब इस नाथूराम को कहने लगता है कि मैं 1 घंटे में अभी वापस आता हूँ, कोई दूसरा मजदूर ढूंढ कर लाता हूँ, तुम ऐसा करो यहाँ पर मजदूरी करना शुरू कर दो, मैं अभी 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। और इस तरह से रतन सिंह अब वहां से चल पड़ता है। रतन सिंह कहीं भी मजदूर ढूंढने नहीं जाता है, रतन सिंह सीधा ही नाथूराम के घर पर जाता है। नाथूराम के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और उसी समय जो नाथूराम की पत्नी कांता देवी होती है वो घर का दरवाजा खोल देती है। कांता देवी देखती है कि घर के ठीक सामने रतन मिस्त्री खड़ा होता है और रतन मिस्त्री को देखकर कांता देवी कहने लगती है कि मैं मेहनत मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। लेकिन रतन मिस्त्री घर के अंदर आ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें मजदूरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे आने लगे हैं। जैसे ही कांता देवी उसकी बात को सुनती है तो वह हैरत अंगेज हो जाती है, वह सोचने लग जाती है कि ये कौन से पैसों की बात कर रहा है। लेकिन अब रतन मिस्त्री साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि कल दिलावर सरपंच ने जो काम तेरे साथ किया था वो सारा मैंने देखा था और मैं तुम्हारी सारी बातों को जानता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो ये सारी बातें मैं गांव वालों को बता दूंगा और फिर इसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की इस पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी और आने वाले कल के समय में तुम्हारी बेटी का रिश्ता तक नहीं होगा। अब जैसे ही रतन मिस्त्री इस महिला को ये बात कहता है तो ये महिला कांता देवी तुरंत इसके पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि ये बात किसी के सामने मत बताना, नहीं तो मेरी बेटी का कल रिश्ता नहीं होगा। और इस तरह से जो ये महिला कांता देवी होती है बेहद मजबूर हो जाती है। लेकिन रतन सिंह नाड़े का ढीला होता है, इसके सामने शर्त रख देता है। रतन सिंह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आज 1 घंटा गुजार लेती हो तो फिर इसके बाद मैं ये बात ना तो गांव वालों को बताऊंगा ना ही तुम्हारी बेटी को बताऊंगा। और इस तरह से इस महिला कांता देवी को ब्लैकमेल कर लिया जाता है। कांता देवी मजबूर हो जाती है इस काम को करने के लिए और इस तरह से अब रतन सिंह खुद ही इसके घर का मुख्य दरवाजा बंद करता है और फिर रतन सिंह इस महिला कांता देवी को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इसकी बिना रजामंदी के इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। और रतन सिंह इस गलत काम को करता चला जाता है और ये महिला इसके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है। लेकिन रतन सिंह तब तक इस गलत काम को करता है जब तक रतन सिंह का मन खुश नहीं हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही रतन सिंह का ये काम खत्म हो जाता है तो रतन सिंह अब अपना नया रंग दिखाना शुरू कर देता है। रतन सिंह मिस्त्री इसको कहता है कि अब तो हर तीसरे चौथे दिन मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा और तुम्हें मेरी हर समय सेवा भी करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो फिर मैं ये सारी बातें गांव वालों को बता दूंगा। और इस तरह से इस महिला को ब्लैकमेल कर लिया जाता है। जैसे रतन सिंह मिस्त्री का ये काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद रतन सिंह मिस्त्री इसके घर से निकलकर अपने काम पर निकल जाता है। और इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के समय जैसे ही नाथूराम की मजदूरी का समय पूरा हो जाता है तो इसके बाद रतन सिंह मिस्त्री नाथूराम को कहने लगता है कि नाथूराम आज तो चलो तेरे घर पर बैठकर शराब पीते हैं। नाथूराम तुरंत मान जाता है और इसके बाद रतन सिंह और नाथूराम किसी ठेके पर जाते हैं, वहां से शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद ये दोनों ही नाथूराम के घर पर आ जाते हैं। नाथूराम के घर के अंदर कांता देवी बैठी होती है और नाथूराम की बेटी तान्या भी बैठी होती है। और जैसे ही ये दोनों घर पर पहुंचते हैं तो घर के अंदर बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। लेकिन तान्या को ये बात अच्छी नहीं लगती है। तान्या अपनी माँ कांता देवी को कहने लगती है कि माँ, अब तो पिताजी किसी गैर व्यक्ति को लेकर घर में आते हैं और शराब पीते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। कांता देवी अपने पति से डरती थी। कांता कहने लगती है कि बेटी तान्या, तुम्हारा पिता किसी से भी नहीं डरता है, ये एक शराबी व्यक्ति है, इसका कोई भी ईमान नहीं है और इसका जो जमीर है वो बिल्कुल मर चुका होता है। लेकिन जो कांता देवी होती है उसने अपनी सारी बातें अपनी बेटी तान्या से छुपा कर रखी थी। वह तान्या को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। और जैसे ही तान्या और तान्या की माँ कांता देवी ये बातचीत कर रही होती हैं तो रतन सिंह मिस्त्री की नजरें अब कांता देवी की बेटी तान्या पर भी पड़ चुकी होती है। अब ये रतन सिंह मिस्त्री इस तान्या को भी हासिल करने के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन इससे पहले मिस्त्री कुछ कर पाता तो फिर कांता देवी अब इन दोनों को कहने लगती है कि मेरे घर के अंदर शराब पीने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी शराब उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरह से नाथूराम और फिर जो मिस्त्री रतन सिंह होता है ये दोनों इस घर से बाहर चले जाते हैं। और इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। तान्या अपनी माँ कांता देवी को कहने लगती है कि माँ, स्कूल की फीस देनी है और मुझे स्कूल की फीस दे दो।
तभी कांता देवी कुछ पैसे लेकर अपनी बेटी तान्या को दे देती है और तान्या को कहती है कि आज स्कूल की फीस जमा करवा देना। इसके बाद तान्या अपने घर से निकलकर अपने स्कूल में चली जाती है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और फिर नाथूराम भी मेहनत मजदूरी करने के लिए सरपंच दिलावर के घर पर चला जाता है, जहां पर रतन मिस्त्री पहले से ही अपने इस मजदूर नाथूराम का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ये दोनों मजदूरी कर रहे होते हैं तो सरपंच दिलावर वहां पर आ जाता है। सरपंच दिलावर देखता है कि नाथूराम की पत्नी कई दिनों से मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं आई थी। सरपंच दिलावर सिंह अब नाथूराम के पास जाता है। नाथूराम को कहने लगता है कि नाथूराम, तुम्हारी पत्नी मेहनत मजदूरी करने क्यों नहीं आती है। उसी समय नाथूराम अब इस सरपंच को कहने लगता है कि मेरी पत्नी मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहती है, वो घर पे बिल्कुल अकेली रहती है, वो किसी काम को ही नहीं करना चाहती है। सरपंच दिलावर अब इस नाथूराम को एकांत जगह पर ले जाता है और इसके हाथ में एक बोतल पकड़ा देता है और कहने लगता है कि बड़े मजे से बैठकर यहाँ पर शराब पी लो, और इसके बाद उसको कुछ पैसे भी देता है। दिलावर सरपंच अब इस नाथूराम को कहता है कि मैं अभी इस समय तुम्हारे घर पर जाना चाहता हूँ। नाथूराम मजदूर अब दिलावर सरपंच को कुछ भी नहीं कहता है, वह शराब पीने में व्यस्त हो जाता है और इसके बाद दिलावर सरपंच अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर नाथूराम के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। नाथूराम के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। कांता देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। कांता देवी देखती है कि घर के ठीक सामने सरपंच दिलावर खड़ा होता है। इसके बाद कांता देवी अपने घर का दरवाजा बंद करने लग जाती है, लेकिन दिलावर सरपंच जबरदस्ती इसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और कहने लगता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो कल ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे पति को भी जान से मरवा दूंगा और तुम्हारी बेटी के साथ भी वही गलत काम करूंगा। जैसे ये धमकी कांता देवी को दी जाती है तो कांता देवी तुरंत डर जाती है। कांता देवी अब इसकी बातों का विरोध करना बंद कर देती है और इसके बाद जो दिलावर सरपंच होता है, इस महिला कांता देवी को लेकर घर के कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद आज भी दिलावर सरपंच इसका फायदा उठाने लग जाता है, इसके साथ उसी गलत काम को करने लग जाता है। ये दिलावर सरपंच लगातार इस गलत काम को करता रहता है, लेकिन कांता आज इसके सामने कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि कांता मजबूर होती है। और इस तरह से जब इस दिलावर सरपंच का काम खत्म हो जाता है तो दिलावर सरपंच इसके घर से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि वो कमरे के अंदर ही लेट जाता है। लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त गुजरता है तो घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। कांता देवी उसी समय अपने घर का दरवाजा खोल देती है। कांता देवी जैसे घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी तान्या घर के सामने खड़ी होती है और इसके बाद तान्या अपनी माँ कांता देवी को कहती है कि माँ, मैं स्कूल की फीस लेने घर पर आई हूँ। लेकिन कांता देवी अपनी बेटी तान्या को कहती है कि बेटी, तू सुबह तो स्कूल की फीस लेकर गई थी। तान्या अपनी माँ को कहती है कि मेरे स्कूल बैग से मेरी स्कूल फीस चोरी हो गई है और इसलिए मुझे दोबारा फीस लेने के लिए घर पे आना पड़ा है। और इस तरह से अब बेटी तान्या भी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तान्या जैसी कमरे के अंदर जाती है तो तान्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तान्या देखती है कि घर के कमरे के अंदर दिलावर सरपंच आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था और दिलावर सरपंच को आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ देखकर तान्या अपनी माँ को गालियां देना शुरू कर देती है। माँ को कहने लगती है कि माँ, तूने घर को कोठा बना के रख दिया है। माँ कांता देवी चुपचाप अपनी बेटी की सारी बातों को सुनती रहती है। अब तान्या देवी अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ, मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी नानी के घर पर चली जाऊंगी, वहीं रहा करूंगी, वहीं अपनी पढ़ाई करूंगी। कांता देवी कुछ भी नहीं कहती है। कांता देवी बुत की तरह खड़ी रह जाती है और मौका पाते ही दिलावर सरपंच कमरे से बाहर निकलता है, इसके घर से भी बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जो तान्या होती है वो अपनी माँ को कहने लगती है कि जाने से पहले मैं सारी तेरी काली करतूतें, तेरी रासलीला की पूरी कहानी अपने पिता नाथूराम को सारी बताऊंगी। लेकिन वहां पर जो कांता देवी होती है रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। वह अपनी बेटी को कहने लगती है कि बेटी, तेरा पिता सारे गलत काम मुझसे करवाता है। तेरे पिता ने ही इस सरपंच दिलावर को मेरे घर पर भेजा था। यह मेरे घर पर कई बार आ चुका है और इसने मेरा नाजायज फायदा उठाया है। तेरा पिता इससे पैसे लेता है, शराब के पैसे लेता है और घर खर्च के लिए पैसे लेता है। जैसे ही ये बात तान्या देवी सुनती है तो तान्या अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करती है। तान्या कहती है कि तू झूठ बोल रही है, मेरा पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और इस तरह से तान्या भी परेशान हो जाती है। तान्या अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसकी माँ इतना कैसे गिर सकती है। लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय तान्या का पिता नाथूराम घर पर आ जाता है और इसके बाद तान्या अपने पिता नाथूराम को कहने लगती है कि जो मेरी माँ है कांता देवी, वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। उसने तो घर को कोठा बना दिया है। आज दिलावर सरपंच हमारे घर में आया था, मेरी माँ के साथ वो गलत काम करके गया है। मैंने अपनी माँ कांता देवी को रंगे हाथ पकड़ा है। लेकिन यहाँ पर नाथूराम अपनी बेटी को उसी समय 2 थप्पड़ मारता है और कहने लगता है
कि तेरी माँ तेरे लिए स्कूल की फीस देती है, तेरे लिए अच्छे-अच्छे कपड़े देती है। दिन-रात वो मेहनत करती है, मज़दूरी भी करती है, मैं भी मेहनत मज़दूरी करता हूँ। वो तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। ये सब काम करने के लिए मैंने ही उसको कहा है। अब जैसी ये बातें तान्या देवी सुनती है, तो तान्या अपने पिता की सारी बातों को सुनकर हैरत अंगेज़ हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वहाँ पर कांता देवी अब अपनी बेटी को कहती है कि तेरा पिता तेरी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि उसको पीने के लिए शराब चाहिए और वह शराब की खातिर ये सब धंधा मुझसे करवाने लगा है। तान्या जैसे ही अपनी माँ कांता देवी की इन सारी बातों को सुनती है, तो अब तान्या को यकीन आ जाता है। तान्या को अब पूरी कहानी के बारे में पता चल चुका होता है। तान्या सोचने लगती है कि उसका पिता उसकी माँ से ये गलत काम इसीलिए करवाता है कि उसकी शराब का काम चल सके। और इस तरह से तान्या अब किसी घटनाक्रम को अंजाम देने के बारे में सोचने लग जाती है। उसी समय जो नाथूराम होता है वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने दोस्त रतन सिंह मिस्त्री के पास बैठकर काफ़ी देर तक शराब पीता है। और जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो शराब के नशे में धुत होकर अब नाथूराम अपने घर पर आ जाता है। इसके बाद घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कांता घर का दरवाज़ा खोलती है और नाथूराम शराब के नशे में धुत होकर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज तान्या कुछ इसके साथ करने वाली थी। तान्या अपने मन में ठान चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद नाथूराम को गहरी नींद आने लग जाती है। नाथूराम जैसे ही शराब के नशे में धुत होकर अपने कमरे के अंदर जाकर लेट जाता है, तो तान्या अपनी माँ कांता के पास आती है। कांता को कहती है कि माँ, कल को ऐसा भी हो सकता है कि यह मुझे भी शराब के लिए बेच सकता है, मुझे भी तुम्हारी जगह पर रख सकता है, और शराब की खातिर ये इंसान इतना गिर चुका है कि ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जब ऐसी ऐसी बातें कांता सुन रही होती है, तो कांता अब अपनी बेटी तान्या को कहने लगती है कि बेटी, अब का आखिर क्या किया जाए। कांता उसी समय अपने घर के अंदर से एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाती है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद अपनी माँ को कहती है कि आज इसका काम तमाम करना पड़ेगा। कांता भी जागरूक हो चुकी थी। कांता उसी समय रसोई में जाती है, धार-धार चाकू उठाकर लाती है और इस तरह से माँ बेटी अब नाथूराम के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद सबसे पहले बेटी जो तान्या होती है, अपने पिता के सिर में 2 कुल्हाड़ी मार देती है और उसी समय जो कांता होती है वह भी उसके पेट में 3-4 बार चाकू मार देती है। यहाँ तक कि बेटी तान्या के अंदर तो इतना गुस्सा भरा होता है कि वह उस कुल्हाड़ी को अपने पिता की गर्दन पर भी मार देती है, जिससे पिता की गर्दन मौके पर ही कट जाती है। और फिर इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद माँ बेटी दोनों घर से बाहर निकलती है। 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देती है। कांता देवी पुलिस वालों को बताती है कि मेरे पति की लाश घर के अंदर पड़ी है। और जब पुलिस कांता को पूछने लगती है, तो कांता देवी अपनी पूरी कहानी को पुलिस के सामने रखती है। और इसके बाद पुलिस घर पर जाती है, नाथूराम का शव बरामद करती है और फिर इसके बाद माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि कांता देवी और तान्या को जज साहब आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तान्या ने और कांता ने दोनों ने नाथूराम के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।